प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कि हम इसे ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, संजय निरुपम कांग्रेस, केसी त्यागी जी हैं जेडीयू से, प्रसन्नजीत बोस अभी आ जाएंगे अर्थशास्त्री हैं, धीरेन्द्र कुमार जी हैं सीईओ वैल्यू रिसर्च से। एक बात दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए कि बजट जब पेश होता है तो इतनी बड़ी उसकी पोथी होती है, तो इसको समझने में, इसको विस्तार से समझ बनाने में कई दिन लग जाते हैं। तो जो भी है आज उसको आप पहले स्तर पर ही, प्राथमिक तरह से ही उसको समझिएगा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जैसा। समावेशक, सर्वदेशक और सर्वस्पर्शी। सुधांशु जी, ये प्रधानमंत्री के 3 शब्द हैं, समावेशक, सर्वदेशक और सर्वस्पर्शी। आप अगर इन 3 शब्दों का एक एक उदाहरण के साथ मतलब बता सकें तो मैं भी, मुझसे जिन लोगों ने लैटिन अंग्रेजी के शब्दों के साथ जाति की है, मैं भी उनसे बदला ले सकूं। समावेशक, सर्वदेशक, सर्वस्पर्शी, एक एक उदाहरण जी। जब समावेश की बात कही जाती है तो हर प्रकार की चीज को हमने एक में समाहित करने का प्रयास किया है। अब जैसे उदाहरण के लिए जितने भी घाटे हैं, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि गत वर्ष के घाटों को जो इस वर्ष में किया गया था उनको भी एकोमोडेट किया गया और उस घाटे को सहकर भी मध्य वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया। जब हम सर्वस्पर्शी की बात करते हैं तो गांव के किसान से लेकर उसकी सिंचाई योजनाओं से लेकर हम डिफेंस में प्रोडक्शन बढ़ाने, सेल्फ रिलायंट होने और एफडीआई तक की बात करते हैं। इतना ही नहीं, जब हम आईआईटी और आईआईएम्स की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार के राजनीतिक पूर्वाग्रह से परे जाकर सभी राज्यों को कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, भाजपा शासित राज्य हो या किसी अन्य शासित का राज्य हो। तो इस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि जो कुछ प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है वो तो सत्य है ही, और उसके साथ साथ ये बहुत वर्तमान जटिल परिस्थिति में। अब मेरा एक और आपसे संक्षेप में सवाल है कि ये बात आपने सही कहा कि जटिल परिस्थिति में, क्या आपको ये बात का एहसास हुआ कि विपक्ष में रहकर जो बोला जाता है, और ये आपकी एक बड़ी आलोचना है क्योंकि आप लोगों ने अतिरेक में बहुत सारी ऐसी बातें कही कि उम्मीदें ज़्यादा बढ़ा दी गई, चूंकि ये शुरुआत है और 45 दिन है, लेकिन फिर भी अरुण जेटली, मैं हिंदू का एक आर्टिकल देख रहा था कि 20 अप्रैल को अमृतसर में कहते हैं कि अगर हम आयकर इनकम टैक्स लिमिट है उसे 2 लाख से 5 लाख कर दिया जाए तो 3 करोड़ लोग 24,000 करोड़ रुपया बचा लेंगे, जिससे हमारा जो इम्पैक्ट है अर्थव्यवस्था पर वो ज़्यादा हो जाएगा। आप सीधा 5 लाख कह देते हैं। जब आप जनता के सामने भाषण दे रहे थे तब क्या आपको यह एहसास नहीं था कि आपकी अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति में है जिसे आपको मैनेज करने में कठिनाई हो सकती है? क्या इसका एहसास हुआ आपको आज? जो अरुण जी ने कहा था उस समय वह मंतव्य था, और जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था वो सब सम्यक विचार करने के बाद पार्टी ने एक निश्चित अपना विचार रखा था। उसमें हमने कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं की थी, क्योंकि जब हम लोगों ने बैठकर पूरा विचार किया तो उस अर्थव्यवस्था की गंभीरता का हमें पूरा आभास था। इसलिए ना हमने 100 दिन और 150 दिन की कोई बात कही, ना हमने एकदम स्पेसिफिक टाइम लिमिट में स्पेसिफिक इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाने की बात कही। तो इसलिए यदि हम इस ढंग की हवाई बात कह रहे होते तो हम इस ढंग की कोई ना कोई बात शॉर्ट टर्म के लिए कह देते। यह शॉर्ट टर्म का आधारित बजट नहीं था, या लॉन्ग टर्म यानी एक दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रख के दिया गया। आज आप सरकार पक्ष से हैं, इसलिए पहले ही मैं पूछ लेना चाहता हूं, सबने कहा कि ये मनमोहन सिंह का ही बजट है, बल्कि ये मनमोहन सिंह ने भी खुद कहा कि ये तो हमारा ही वाला बजट है। नया क्या है आपका, नया क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। जब 98 में हमारी सरकार आई, 99 में हम टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लाए तो पहले मजाक उड़ाया, जब वो सफल हो गया तो कहा ये तो राजीव गांधी लाए थे, इसमें कौन सी खास बात है। ठीक है, तो वो उनके अंदर दुविधा दिखती है। यदि वो उनका बजट है, मानते हैं वो, तो आलोचना नहीं करनी चाहिए। वो आलोचना भी करेंगे और उसके बाद यह भी कहेंगे कि साहब ये हमारा ही था। तो ये दोनों तर्क आपस में डायलेक्टिक कॉन्फ्लिक्ट वाले। ठीक है, संजय निरुपम जी, एक आलोचना हो रही थी बीजेपी की कि ये बहुत ही उद्योगपतियों की सरकार है, उनके हाथों में या जेब में रहने वाली सरकार है। लेकिन अगर आप जो सामाजिक सुरक्षा के की योजनाएं हैं, हालांकि एक पक्ष है कि उनमें बजटरी जो सहायता है उसका प्रतिशत काफी गिरा है, लेकिन फिर भी आपने जिन योजनाओं को शुरू किया था उसके साथ सरकार ने छेड़छाड़ नहीं किया है, वो सरकार सब्सिडी देकर चला रही है। क्या ये एक संकेत नहीं है कि सरकार उन तबकों का भी ख्याल रख रही है जिसका आप ख्याल रखें, मगर उस तबके ने आपका ख्याल नहीं रखा चुनाव में? देखिए, इस बजट के बारे में अगर एक पंक्ति में मैं टिप्पणी करना चाहूं
तो घर में आई नई नवेली दुल्हन ने बासी खाना परोस दिया। ये पूरा अरुण जेटली जी का बजट चिदंबरम के बजट की कॉपी है। वही योजनाएं हैं, वही प्रोग्राम हैं, वही योजनाएं, वही प्रोग्राम, वही एलोकेशन, वही आईआईटी, वही आईआईएम। इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे काला धन के बारे में बड़ा वादा किया था, इस पूरे बजट में ऐसी कोई चर्चा नहीं है इस विषय काला धन का। हाँ। इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के खिलाफ बोला था इन्होंने, आज वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने जीएसटी और डीटीसी में हमेशा हमारा असहयोग किया था। हाँ। आज उन दोनों को लागू करने की मंशा दिखा रहे हैं। तो कहने का आशय यह है कि बार बार पूरे चुनाव प्रचार और आज भी नरेंद्र मोदी जी हो या अरुण जेटली जी हो या त्रिवेदी जी हो, ये सभी लोग कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और चिदंबरम जी ने मिलकर के इस देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी थी, बर्बाद कर दी थी। ये सरासर झूठ था और जनता को गुमराह करने वाली बात थी। आज सच्चाई ये है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था आपके सामने है जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट 5% के आसपास है, करंट अकाउंट डिफिसिट 2% के आसपास नीचे चला गया है, फिस्कल डिफिसिट 4% के 4.1 के आसपास है, मतलब काफी कंट्रोल में आ गया है। और जो टैक्स कलेक्शन का जो रेट होता है वो लगभग 10% बढ़ गया है। तो ऐसे में जब एक अच्छी अर्थव्यवस्था दी गई है तो आप अपनी गलतियां और नाकामयाबियों को छुपाने के लिए कांग्रेस को दोष देने के बजाय अच्छे ढंग से काम करिए। आपने हमसे कुछ सीखा है, हमसे प्रेरणा ली है, इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें ऐतराज तब होता है जब आप हमारे ही योजनाओं के हिसाब से काम करते हैं और उसके बाद हम ही को कोसते हैं। ये नहीं चलेगा, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक ऐसा बजट जो पिछले बजट का एक तरह कह सकते हैं कि कंटिन्यूएंस विथ है, उस बजट का हम इसलिए बहुत ज्यादा मतलब मैं एक कह सकता हूं कि उसमें जो उसका जो एक सोशल सेक्टर जो पक्ष है, सोशल सेक्टर पक्ष में बहुत सारे एलोकेशन कम किए गए। उन्होंने, जैसे आपने याद दिलाया अभी अरुण जेटली के बारे में, कि अरुण जेटली जी ने कहा था कि 2 लाख से लेकर सीधे 5 लाख करके देंगे, नहीं कर सकते। 3.5 करोड़ में से 90% लोग ऐसे हैं करदाता जिनका जो स्लैब लिमिट है वो 2 लाख से 5 लाख के बीच है। अगर उसको आप 5 लाख कर देंगे तो आपका पूरा टैक्स कलेक्शन डाउन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या त्यागी जी, संक्षेप में अगर आप बता सकें कि मेन क्रिटिक क्या है आपकी? वो दोनों एक धारा के हाँ राही हैं। आपके राज्य में भी, बिहार में भी इसी धारा की अर्थव्यवस्था बह रही है। और मैं थोड़ा सा अलग इसमें कहना चाहता हूँ, वहाँ कोई बिहार में कोई चे गुवेरा या फिदेल कास्त्रो नहीं है, फिर भी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल इसको अन्यथा ना लें मेरे मित्र सुधांशु जी। हाँ। जैसे भाजपा में कल अमित शाह जी की ताजपोशी हुई, हाँ। तो राजनीतिक तौर पर वो दीनदयाल और अटल जी के युग की समाप्ति का दिन था। हाँ। उसी तरह से योजना आज लॉन्च हुई है दीनदयाल। उसी तरह से 1991 में मनमोहन सिंह जी ने और नरसिंह राव जी ने रिवर्स गया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पे कुछ नहीं हुआ तो आपको मैं रिवर्स नहीं जाने दूंगा। अभी आगे वाले में जो जवाहरलाल जी ने समाजवादी ढांचा इकट्ठा करने का प्रयास किया तो ऐसा मजाक नहीं था। हाँ। उसमें दवाइयों पर संपूर्ण नियंत्रण था, मोनोपोली हाउसेस का, विदेश का। उन्होंने आईडीपीएल बनाया, उन्होंने बांध बनाए जिसकी वजह से पूरा हरियाणा और पंजाब आज सबसे ज्यादा गेहूं पैदा कर रहा है। आलोचना क्या? एक दर्शक अगर किसी त्यागी से जानना चाहता है कि इस बजट की वो क्यों आलोचना कर रहे हैं या क्यों नहीं, मैं तो रूरल इंडिया से आता हूं, मैं इसकी आलोचना इसलिए करना चाहता हूं कि जो नेशनल हाईवे, जब अंग्रेज यहां पर आया था तो उसने गुड्स ट्रेन चलाई थी, उसने यात्री ट्रेन नहीं चलाई थी। आज आपने 38,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए दिया है, जो आपके गुड्स कैरियर से लेकर के कुछ लोगों की जिंदगी की रफ्तार बनाने में इस्तेमाल होगा। और सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए आपने सिंचाई के लिए दिया है। और आपकी जानकारी के लिए रवीश जी, इस देश के अंदर 35% जमीन जो है वो इरिगेटेड है और 65% जमीन जो है नॉन इरिगेटेड है, सूखा पड़ने वाला है। ये मैं पार्टी की आलोचना का दिन आज में नहीं रखना चाहता। सूखा पड़ने वाला है, चारे की दिक्कत होने वाली है, इंसान के चेहरे की लकीरें और धरती की फटी हुई लकीरें एक जैसी हो गई हैं। तो ऐसे में सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री इरिगेशन एलोकेशन, सिर्फ 1,000 रुपए की, ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। आपने
100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कर दिया। बहुत अच्छा होता कि 100 ग्राम भी ऐसे बनाते जहां प्राइमरी हेल्थ होती, प्राइमरी एजुकेशन होती, स्वावलंबी बनते, वो अपना काम वहीं पे करने का काम करते। आर्टिजन्स की जो ट्रेड थी गांव में वो भी वहां सुरक्षित रहती, और गांव से पलायन बंद होने का जो वो सिलसिला है और गांव के लिए भी रोल मॉडल बनता। ये सब के लिए अब टीवी नहीं है, ये सब के लिए टीवी है मिडिल क्लास के लिए बात करने। उस पर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो उस पर मेरा ये कहना है, आप मुझे अलग मत कीजिए तो कुछ दिन बाद हमको कोई नौकरी भी नहीं, उस पर भी मेरा ये कहना है, ऐसा है कि बहुलेनीय सड़कें, जगमगाते हवाई अड्डे, मॉल और चढ़ने उतरने वाली जो सीढ़ियां हैं, ये उन लोगों की हैं जो संगठित हैं, मुखर हैं और जो छापा करते हैं, और ये सरकार उन्हीं की नेगेटिव है। मतलब ठीक है, अच्छा एयरपोर्ट बन जाएगा तो उसमें पैसे आएंगे, लोग आएगा, गतिविधि बढ़ेगी, तो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं? मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो जैसे बीमार आदमी के मुंह पे जो है रंग रोगन कर दो, दिखा दो कि ये बढ़िया, उसको आप कह रहे हैं कि इसमें। पर प्रसन्नजीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, इस बजट के शुरुआत में अरुण जेटली कह रहे हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करवट ले रही है, लेकिन वो संकटग्रस्त है, हिंदुस्तान की भी है। तो एक बुनियादी समस्या है इस अर्थव्यवस्था में, तो जो स्थितियां रही हैं, क्या उसमें एक वित्त मंत्री ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है कि जहां आपको लगे कि ठीक है, उन्होंने चुनाव में जो भी उम्मीदें दिखाई हो, हर पार्टी चुनाव में ज्यादा उम्मीद दिखाती है, लेकिन जब वो सरकार में आई है तो एक प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से अपने कदमों को बढ़ा रही है या पहला स्टेप रख रही है? नहीं, लेकिन इसको तो हम मान नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको बोले, यही इसी को सही अगर हम मान ले कि फिर इसका मतलब ये है कि चुनाव में हर पार्टी जो है जनता के साथ फरेब कर रही है, झूठे वादे कर रहे हैं। सवाल क्या है, जेटली जी ने आज बजट जो है रखा, मैं संजय निरुपम जी की बात से पूरी तरीके से पहली बार के लिए सहमत हूं कि ये यूपीए 3 का बजट है, और चिदम्बरम जी का बजट के साथ इस बजट का एकदम ही ज्यादा कोई जो है फर्क जो है नहीं है। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि संजय निरुपम जी उसको सही अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं। अगर वो बुरा समझते हैं तो चिदम्बरम जी का बजट भी बुरा था, इसको उनको मानना पड़ेगा। और मैं जो एक चीज की तरफ आपका दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं वो ये कि पिछले 2 जो साल रहा है यूपीए सरकार की, ये 2 साल में आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा जो है बदतर हुई है, 5% से नीचे आर्थिक वृद्धि गई। इसका सबसे बड़ा क्या नतीजा हुआ, चिदम्बरम जी का पिछले 2 बार का बजट का जितने फिगर्स है, जितने आंकड़े हैं, एक बजट में क्या होता है कि वित्त मंत्री बता रहे हैं कि मैं सालाना 1 साल में इतना टैक्स मैं हासिल करूंगा, ये मेरा आय है, मैं इतना खर्चा करूंगा, ये मेरा व्यय है, और मैं खर्चे में कृषि में इतना करूंगा, सड़क पे इतना करूंगा, और ढांचागत क्षेत्र में इतना करूंगा, शिक्षा पे करूंगा, वगैरह वगैरह। पिछले 2 साल का चिदम्बरम जी का बजट उठा के देख लीजिए, वो उनका सारे के सारे आंकड़े जो है गलत साबित हुए। क्यों? क्योंकि वो जितना कर वो सोचे कि उनको मिलेगा वो नहीं मिला, और इसके चलते जो खर्चा वो बोले थे करने का वो कर नहीं पाए। और पिछले साल कर में 80,000 करोड़ रुपया की कम हुई, और खर्चे में भी 80,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई। 80,000 करोड़ रुपया कोई कम अमाउंट नहीं है। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि जेटली जी का जो आज का बजट है उसमें भी जिस तरीके से आर्थिक वृद्धि को एज्यूम किया गया कि इस साल आर्थिक वृद्धि का जो दर होगा उतना होने का कोई संभावना नहीं है। वो कर जितना दावा किए हैं वो कर उठाएंगे, वो होने का कोई भी संभावना नहीं है। और इसी तरीके से वो जो खर्चा करेंगे बोले हैं वो भी होने का कोई संभावना नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अगले साल इन तमाम आंकड़ों का जो ढकोसलापन है वो साबित जो है हो जाएगा। और ये ढकोसला चल रहा है पिछले 2 साल से हमारे देश में। आज 2 साल कांग्रेस किया है, अभी भारतीय जनता पार्टी भी आके ये काम कर रही है।